हेलो फ्रेंड्स, आई एम नित्या शर्मा। वेलकम टू द थूल एकेडमी। आप हमसे जुड़ सकते हैं फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से और टेलीग्राम के माध्यम से, जिसकी लिंक आप यहाँ देख पा रहे हैं। आज से हम MPPSC 2020 के मेंस पेपर 1 के पार्ट 1 को शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन इसे शुरू करने से पहले हम अपने 2020 के सिलेबस को देखेंगे। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सिलेबस दिया हुआ है, आप उसको डाउनलोड कर लें। क्योंकि होता ये है कि हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, मैं सिर्फ MPPSC की बात नहीं कर रही हूँ, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो तो उसके लिए आपका सिलेबस बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसी तरह जब हम MPPSC की बात कर रहे हैं 2020 की, तो आप को इससे पता चलेगा कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं। और किसी भी सब्जेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो हमें उसमें PhD नहीं करनी है, सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितना सिलेबस में पूछा गया है और जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए और हमें हमारी मनचाही पोस्ट मिल सके। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप अपना 2020 वाला जो सिलेबस जिनके पास है वो सामने रख लें, जिनके पास नहीं है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं MPPSC 2020 के मेंस सिलेबस की बात। इसमें जो पेपर 1 के पार्ट 1 की बात कर रहे हैं उसमें इतिहास एवं संस्कृति दिया गया है, जिसे 5 यूनिट में बांटा गया है। अगर हम इतिहास की बात करते हैं तो भारतीय इतिहास को समझने के लिए हमने इसे 3 पार्ट पे डिवाइड किया हुआ है, जो कि भारतीय प्राचीन इतिहास है, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास में इसको हमने डिवाइड किया हुआ है। 2020 के सिलेबस की बात की जाए तो ये 5 यूनिट में डिवाइड है, जिसको हम आगे पहली यूनिट से लेकर आगे जो 5वीं यूनिट है उन सबका हम डिस्कस करेंगे। और इसी तरह इन 5 यूनिट की जब बात की जाए तो इन 5 यूनिट में पूरे सिलेबस को बहुत बढ़िया तरीके से मैनेज किया गया है। प्रॉपरली हर यूनिट से अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आते हैं। अब किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आते हैं इसे भी हमने आगे डिस्कस किया हुआ है, तो इस वीडियो को आप अंत तक सुने। हमने इसमें किस तरह से हमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हमें कैसे तैयारी करनी है, इन सब का मैंने आगे डिस्कस किया हुआ है। आइए सबसे पहले शुरू करते हैं हम पहले यूनिट से। तो पहली यूनिट में दिया गया है भारत का इतिहास और इसमें दिया गया है भारत का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास, जिसे हड़प्पा सभ्यता से 10वीं शताब्दी तक माना गया है, पूछा गया है। अगर मैं बात करूं हड़प्पा सभ्यता से 10वीं शताब्दी तक की, तो इसमें बहुत सारे आपको टॉपिक मिलेंगे, बातों को हम देखेंगे। इसमें हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता को, ऋग्वेद काल को, उत्तरवेद काल को, जैन एवं बुद्ध काल को, मौर्य साम्राज्य को, मौर्य साम्राज्य के बाद उसका पतन कैसे हुआ, फिर कैसे मौर्योत्तर काल में इतने सारे वंशज आए, उन सबको हम देखेंगे। गुप्त साम्राज्य को, और गुप्त साम्राज्य के बाद गुप्तोत्तर काल था, वो उसमें कौन कौन से वंशज आए, हर्षवर्धन आए, उसके बाद मालवा वंश चला, भोज परमार, इन सब की हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जो इतिहास जब हम पढ़ लेते हैं तो सबसे पहले सवाल ये आता है कि क्या सिर्फ ये पढ़कर कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, तो उसका बेटा फिर बिंदुसार आ गया, फिर अशोक आया, तो अशोक ने क्या क्या अभिलेख बनाए। तो अगर देखा जाए कि हम सिर्फ एक हायरार्की पढ़ लेंगे तो क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो क्या हम अपने उस सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे? नहीं, क्योंकि सिलेबस क्या पूछ रहा है? सिलेबस यह कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता से लेकर 10वीं शताब्दी तक
उसमें जो भी शासन रहा है उन सब की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति कैसी थी। तो इन सब का हमें ध्यान रखना है कि इन सब को टॉपिक को पढ़ते हुए हमें इन सब का जो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक इतिहास है इन सब के बारे में भी ध्यान देना है। यानी जब हम हड़प्पा सभ्यता की बात कर रहे हैं तो उसमें वहाँ की स्थिति थी कैसी थी, वहाँ का प्रशासन कैसा था, वहाँ पे किस तरह से वहाँ पे सामाजिक स्थिति थी, किस तरह से वो लोग आर्ट एंड कल्चर का यूज़ करते थे। वो उसके बाद ऋग्वेद काल आया, तो ऋग्वेद काल में हम इन सब बातों का सेम डिस्कस करेंगे। तो इसी तरह से गुप्त वंश, हड़प्पा सभ्यता से गुप्त साम्राज्य और उसके बाद गुप्तोत्तर काल, उसके बाद जो भोज परमार है, इस तरह से जो प्राचीन भारत की हम बात कर रहे हैं, ये पूरे कॉन्सेप्ट को, ये पूरे जो वंश है हड़प्पा सभ्यता से लेकर गुप्त साम्राज्य उसके बाद गुप्तोत्तर काल तक के जो प्राचीन भारत है, इन सब हम राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास का पर जो समाज था, जो संस्कृति थी वो कैसी थी, क्या महिलाओं को भी पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त थे, क्या वर्ण व्यवस्था थी, और थी तो वो जो 4 वर्ण की आप बात कर रहे हैं वो कब से आ गया, क्या और ज़्यादा वर्ण थे। जैसे हम मौर्य साम्राज्य पढ़ते हैं तो मेगास्थनीज ने अलग बताया है कि 7 वर्ण थे। तो क्या वर्ण की व्यवस्था किस तरह से थी, वो एक्चुअल जो अभी शुरू हो रहा है हिंदू धर्म में हम जो 4 वर्ण बोलते हैं वो कब से शुरू हुए थे। तो इन सब का जो हम एक डिस्कस करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे, तो हर एक टॉपिक पर हम चर्चा करें। हर एक जो टॉपिक दिया हुआ है उससे आपके, जैसे मैं आगे डिस्कस करूंगी कैसे यूनिट हम कवर करेंगे, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, वो सब आपका कवर हो जाएगा। तो इन सब बातों को हम आगे देखेंगे। इसी तरह हमने यूनिट 1 की बात की, आगे हम बात करते हैं यूनिट 2। इसमें 11वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक भारत का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास पूछा गया है। तो देखिए जैसे हमने यूनिट 1 की बात की, सेम ऐसा इसमें पूछा गया है। कब से? 11वीं से 18वीं शताब्दी तक। लेकिन पूछा क्या गया है? राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास। तो ये कब शुरू होता है? अब इसमें पूछा गया है, ये टॉपिक दिया गया है कि मुगल और उनका प्रशासन। तो मुगल कैसे आए? 10वीं शताब्दी के बाद क्या क्या आक्रमण हुए थे? जैसे हम बात करते हैं जो अरब से आक्रमण हुआ था, सबसे पहले दाहिर के शासन में अरबों का आक्रमण हुआ था। तो इस तरह से जो भी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे अरब से आए आक्रमण होने के लिए, फिर उसके बाद कैसे गुलाम वंश आया, मुगल वंश आया, लोधी वंश, इन सब की हम आगे वंश के साथ ही जो स्थिति रही उस समय पर, राजनीतिक स्थिति कैसी थी, हर एक जो वंशावली थी मुगलों की, उसके बाद उनकी स्थिति कैसी थी, उसके बाद उनकी आर्थिक स्थिति कैसी थी, सामाजिक स्थिति कैसी थी, और उन्होंने क्या कला संस्कृति में अपना योगदान दिया, उन सब की हम आगे बात करेंगे। इसके साथ ही मुगल जब शासन था उसी समय पर ब्रिटिश भी भारत आने लगे थे, कई यूरोपीय आक्रमण हुए थे, है ना, पुर्तगाली आए थे। तो वो किस तरह आए थे, किस तरह उन्होंने भारत पर धीरे धीरे आते हुए एक ब्रिटिश का जो भारत पर कब्जा था वो हमने देखा, हम इसकी चर्चा करेंगे। तो इसका ब्रिटिश शासन का इसमें क्या पूछा गया? अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया कि ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव था। इन सब का हम आगे विस्तार से डिस्कस करेंगे। एक एक टॉपिक को लेकर जो क्वेश्चन बनाया जाएगा उस सब की हम एक विस्तार से आपको चर्चा करेंगे। तो ये अपना हो गया सेकेंड यूनिट, जिसमें 2 टॉपिक आपको पूछे गए हैं। इन 2 टॉपिक से ही आपको कितने क्वेश्चन आएंगे ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इस तरह हमारा मध्यकालीन भारत जिसको कहते हैं वो कवर हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं यूनिट 3 की। यूनिट 3 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें ब्रिटिश उपनिवेश के प्रति भारतीयों की प्रतिक्रिया ये टॉपिक दिया गया है। इसमें कृषक एवं आदिवासी विद्रोह को लिया गया है। अब जो ब्रिटिश आए थे उस समय पर कृषक से संबंधित कितने विद्रोह हुए,
कृषकों ने कितने विद्रोह किए और कृषकों के लिए कितने विद्रोह हुए, उन सब की हम विस्तार से डिस्कस करेंगे। जैसे हम कृषक की बात करते हैं तो जैसे नील आंदोलन है, पावना विद्रोह है, इन सब का हम विस्तार से आगे जब लेक्चर लिए जाएंगे तब आपको बताया जाएगा। उसी तरह आदिवासी विद्रोह की बात करते हैं, संथाल विद्रोह था, है ना। इस तरह से जितने विद्रोह हुए, बिरसा मुंडा विद्रोह, तो इन सब जितने आदिवासियों के विद्रोह हुए, इन सब पर हम पर्टिकुलर हर एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे। साथ ही मध्य प्रदेश में आदिवासी जो आंदोलन हुए थे उन सब की हम विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं अभी क्या, एमपीपीएससी का 2020। तो एमपीपीएससी से भी, एमपी के भी क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, तो हम उसको विशेष रूप से देखेंगे। इसी के साथ प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन, प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन किसे कहा जाता है? प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन कहा जाता है 1857 की क्रांति को। तो प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में हम भारत के साथ साथ मध्य प्रदेश में कैसे ये शुरू हुआ था, क्या योगदान था, इसके भी अलग से डिस्कस करेंगे। तो ये प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन की हम विस्तार से अपने आगे जो लेक्चर लेंगे उसमें डिस्कस करेंगे। तो ये दो टॉपिक आपके इसमें दिए हैं। आगे इसमें एक टॉपिक और ऐड है, वो है भारतीय पुनर्जागरण। तो जब ब्रिटिश भारत आए थे उस समय पर इतने विद्रोह और इतनी जो वो क्रांतियां देख रहे थे, उसके साथ जनता में भी क्या हुआ था, एक पुनर्जागरण, जागरूकता आई थी। उस सब का हम क्लास में डिस्कशन करेंगे। लेकिन जो सिलेबस में देखा जाए तो उसमें ये पूछा गया है, बोला गया है कि भारतीय पुनर्जागरण, उसमें राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन और इसके नेतृत्वकर्ता, राष्ट्रीय आंदोलन क्या क्या रहे और इसको चलाने के लिए उसके जो नेतृत्वकर्ता थे उनकी बात कही जाएगी। जैसे कि हम अगर बात कर लें जब नील आंदोलन की, उसके बाद जब चंपारण विद्रोह है, इस तरह से जो भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे हम चंपारण आंदोलन की बात करते हैं, असहयोग आंदोलन की बात करते हैं, तो इसमें नेतृत्वकर्ता कौन थे? महात्मा गांधी थे। तो इस तरह से जितने भी आंदोलन हुए हैं, ये मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, तो जो भी आंदोलन हुए हैं उनके नेतृत्वकर्ता कौन रहे, उसके कारण क्या थे, परिणाम क्या हुए, वो सफल रहे तो सफलता के से क्या प्रभाव पड़ा, वो असफल रहे तो असफलता के कारण क्या थे, इन सब की हम अपनी क्लास में अच्छे से डिस्कस करेंगे, ताकि आपको हर टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। इसी तरह इसका जो सेकंड टॉपिक पूछा गया सिलेबस का, उसमें कहा गया है गणतंत्र के रूप में भारत का उदय, राज्यों का पुनर्गठन और मध्य प्रदेश का गठन। इसमें देखिए 3 टॉपिक ऐसे पूछे गए हैं कि जब स्वतंत्रता मिली थी उस समय पर गणतंत्र के रूप में भारत कैसे आया। क्योंकि जब देखो, जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय पर स्थिति ये थी कि जब वो अंग्रेज भारत छोड़ के गए थे तो वो कैसा था, वो विभाजित के रूप में था, हर अलग अलग राज्य था। तो उसके बाद किस तरह से हमारे देश में जो नेतागण थे उन्होंने इन पूरे राज्यों को एकीकृत किया, राज्यों का एकीकरण किया, और किस तरह से मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ। उसके बाद और भी हम देखते हैं, आज भी वर्तमान की अगर हम बात करते हैं तो राज्यों का आज भी निर्माण होता जाता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो देखिए अभी हमने देखा है कि लद्दाख और कश्मीर का जो मुद्दा देखा है हमने 2019 में, कि वो एक नए राज्य के रूप में उभरे हैं। तो इसी तरह अगर हम बात करते हैं, तेलंगाना को भी देखा है कि नया राज्य वो बन गया। तो राज्यों का निर्माण तो अभी भी चल ही रहा है, लेकिन वो कैसा है, वो भारत के ही एकीकरण में है, क्योंकि भारत को संघ कहा गया है। तो इस तरह से भारत को एक संघ बनाया, उसको एकीकृत किया गया, और किस तरह से फिर मध्य प्रदेश का गठन हुआ और फिर मध्य प्रदेश का विभाजन भी हुआ। उस सब की हम आगे विस्तार से अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये अपना हो गया टॉपिक यूनिट 3। सबके साथ ही स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो प्रमुख घटनाएं हुई थी, अब ये सब भारत को आज़ादी मिल गई, मध्य प्रदेश का भी गठन हुआ, लेकिन उसी दौरान पर कुछ आक्रमण हुए जो हमारे भारत में पड़ोसी देश हैं, जैसे पाकिस्तान है, चीन है, इनके भी आक्रमण चलने लगे थे बाद में। तो ये जो प्रमुख घटनाएं हो रही थी
और उन घटनाओं का फिर परिणाम क्या था, फिर समझौता क्या क्या हुआ, उन सब का भी हम आगे अपनी क्लास में बताएंगे आपको। जिसमें जैसे कि हम एग्जाम्पल अभी आपको बता दें, जैसे कि पंचशील समझौता हुआ, शिमला समझौता हुआ, तो जितनी भी जो घटनाएं हुई थी उन सब का अब अपनी क्लास में आगे डिस्कस करेंगे। तो ये अपना रहा यूनिट 3, जिसमें ब्रिटिश उपनिवेश के प्रति भारतीयों की प्रतिक्रिया कहा गया है, जिसमें कृषक एवं आदिवासी विद्रोह को लिया गया है और प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन को इसमें कवर किया गया है। दूसरी बात इसमें आती है भारतीय पुनर्जागरण की, जिसमें राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन और इसके नेतृत्वकर्ता, गणतंत्र के रूप में भारत का उदय, राज्यों का पुनर्गठन और मध्य प्रदेश का गठन, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रमुख घटनाएं। और इन सब टॉपिक की ऐसे टॉपिक हैं कि आप अगर पर्टिकुलर किसी एक बुक को उठाएंगे ना, तो ये टॉपिक आपको हर एक बुक में नहीं मिल सकता। अगर हम मार्क्स की बात करते हैं तो एमपी का अलग आपको बुक उठानी पड़ेगी, फिर हिस्ट्री के लिए आपको अलग, तो जो लेक्चर में आपको कवर हो जाएगा ना, तो वो आपके ये समझ लीजिए कि आपके एग्जाम में पॉइंट टू पॉइंट आप अगर उसको पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो ये समझ लीजिए कि आपको एक तो समझने सुनेंगे तो वो अच्छे से याद हो जाएगा, दूसरी चीज़ आप उसको नोट कर सकते हैं। साथ ही मैंने इसमें डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कि हम कैसे अपनी स्ट्रेटजी बनाए हुए हैं, वो इंट्रो में मैंने आपको दिया हुआ है। तो ये आपको लेक्चर और जो वीडियो क्लासेस हैं आपको बहुत बेनिफिट पहुँचाएगी। आगे चलते हैं हम। तो इस तरह से यूनिट 3 की अगर बात करते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री, जिसको हम बोलते हैं आधुनिक भारत, ये हमारा इसमें कवर हो जाएगा। कवर मतलब जो सिलेबस में पूछा गया है उतना हमारा कवर हो जाएगा। इसी तरह यूनिट 4 की बात की जाए तो इसमें मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय सांस्कृतिक विरासत, स्पेशली किसके लिए, मध्य प्रदेश के संदर्भ में। इसी टॉपिक में दिया गया है प्राचीन काल से आधुनिक काल तक विभिन्न कला प्रारूप, साहित्य, पर्व, वास्तुकला के प्रमुख पक्ष। तो ये देखा जाए तो ये सारे जो टॉपिक आपके हो रहे हैं ये किस पे हैं, ये मध्य प्रदेश विषय से संबंधित है। इसी के साथ मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर स्थल एवं पर्यटन इसमें दिया गया है। तो जो ये 4 टॉपिक है आपका किससे रिलेटेड है, ये आपका मध्य प्रदेश से रिलेटेड पूछा गया है। इसी में जब मध्य प्रदेश आंदोलन की हम बात करेंगे क्लास में, उसमें मध्य प्रदेश में आंदोलन कैसे स्टार्ट हुआ, फिर उसमें झंडा सत्याग्रह है वो कैसे जाना जाता है, कब शुरू हुआ, इस तरह से जितने आंदोलन हुए थे, मैंने तो अभी आपको एग्जाम्पल दिया झंडा सत्याग्रह, और भी कई आंदोलन हुए थे, उन सब की हम मध्य प्रदेश स्वतंत्रता आंदोलन में जब इसको पढ़ेंगे तब आगे हम क्लास में डिस्कस करेंगे। भारतीय सांस्कृतिक विरासत, जितने भी मध्य प्रदेश में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक जितने भी राजा आए और उन राजाओं ने, क्या पूछा जा रहा है, सांस्कृतिक, तो उन राजाओं ने अपने शासन काल में क्या क्या कला संस्कृति का निर्माण किया। जैसे आप एग्जाम्पल में हम आपको बता दें, जैसे आप देखते हैं कि हम खजुराहो की बात कर लें, वहाँ पे जो मंदिर बनवाए गए, कलचुरी राजाओं ने जो मंदिरों का निर्माण करवाया, सांची स्तूप, तो इस तरह से जो विश्व धरोहर के रूप में भी हमारे अभी मध्य प्रदेश में स्थित है। भोज झील में आप देखते हो कि वो राजा भोज ने उसका निर्माण करवाया। तो जितने भी राजा आए उन्होंने जो आर्ट एंड कल्चर में जो अपना योगदान दिया है उन सब की हम आगे चर्चा करेंगे। उसमें उन्होंने साहित्य क्या क्या लिखे, जैसे राजा भोज की जब बात की जाती है तो ऐसा कहा जाता है कि वो साहित्य के विद्वान थे, उन्होंने विद्वानों को आश्रय दिया था। पर्व कैसे मनाए जाते हैं, आदिवासी पर्व होते हैं, मध्य प्रदेश के अपने ही कुछ कुछ पर्व होते हैं। जैसे हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में भारत के जो आदिवासी हैं वो 21% लगभग रहते हैं। तो इस तरह से इनका जो पर्व है, उत्सव है, वो क्या क्या है, वास्तुकला के प्रमुख स्वरूप क्या क्या है, तो इन सब की हम हर एक पक्ष की चर्चा क्लास में करेंगे। इसी के साथ मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर स्थल, तो विश्व धरोहर स्थल किसे कहा जाता है, मध्य प्रदेश में कौन कौन से विश्व धरोहर हैं, इनको कब सम्मिलित किया गया, ये इनको विश्व धरोहर में सम्मिलित किया गया तो इनके ऐसी क्या विशेषता है जो इनको सम्मिलित किया गया, पर्यटन क्षेत्र क्या है और इसका महत्व क्या है, इन सब का हम अपने क्लास में डिस्कशन करेंगे।
तो ये है मध्य प्रदेश विशेष। ऐसे ही यूनिट 5 की बात की जाए तो इसमें मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें, रियासतों से मतलब होता है कि जो भी राजा शासक आए हैं मध्य प्रदेश में रहे हैं उन सब की के बारे में पूछा गया, जैसे कि गोंडवाना है, बुंदेली, बघेली, होलकर, सिंधिया, भोपाल। तो ये जो ये आप देख रहे हैं इस तरह से ये जो नाम आप देख रहे हैं गोंडवाना, बुंदेली, बघेली, होलकर, सिंधिया, ये मध्य प्रदेश के हर एक क्षेत्र में फैली हुई रियासतें थीं जिनमें अलग अलग शासक हुआ करते थे। इन सब पर्टिकुलर जो रियासतें हैं इनकी हम विस्तार से चर्चा करेंगे क्लास में। और ये कैसे प्रारंभ हुई थी, प्रारंभ से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति तक इनका क्या योगदान रहा, किस तरह से इन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति में योगदान दिया, इन सब का हम आगे क्लास में डिस्कस करेंगे। ये हमसे यूनिट 5 में ऐसा पूछा भी गया है कि प्रारंभ से स्वतंत्रता प्राप्ति तक इनका क्या योगदान था। देखिए सिलेबस में तो सिर्फ इतना दे दिया जाता है कि गोंडवाना, तो अपन ने ये पढ़ लिया कि सिर्फ गोंडवाना है तो इसमें कौन शासक था, हाँ इसने क्या कार्य किया, ये नहीं, हमको इसमें सारा जो भी पूछा जा रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति में क्या आंदोलन रहा, क्योंकि क्वेश्चन इसी टाइप से ही बनते हैं, तो हम आगे सब क्लास में आपको बताएंगे। वर्तमान मध्य प्रदेश के भौगोलिक संदर्भ में अब जो ये रियासतें थी इनका भौगोलिक संदर्भ क्या है, जब गठन हुआ तो इनकी स्थिति क्या थी, क्योंकि कुछ रियासतें ऐसी भी थी जो गठन के समय, जैसे भोपाल रियासत की बात करते तो वो काफ़ी समय बाद ही अपने अस्तित्व में आई थी। किस तरह से इन रियासतों को जोड़कर मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, इसका भौगोलिक संदर्भ अब क्या है, तो ये सब हम अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये आपका टॉपिक दिया हुआ है इस तरह से। इसी तरह अगर हम बात करते तो यूनिट 5 भी किससे संबंधित है, मध्य प्रदेश विशेष से संबंधित है। तो अब तक हमने यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक की चर्चा की। अब हम ये जानेंगे कि ये जो यूनिट हैं इनके प्रश्नों के प्रकार कैसे होते हैं और इनके अंक कैसे होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो यूनिट 1, 2, 3, 4 और 5 इन सब की हमने विस्तार से अभी चर्चा की। इन पाँचों यूनिट की बात करते हैं तो इन पाँचों यूनिट में आपके 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक होता है अति लघु उत्तरीय, एक लघु उत्तरीय और एक दीर्घ उत्तरीय। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन इन 5 यूनिट्स में आते हैं। अब अति लघु उत्तरीय की अगर बात करते हैं तो इसमें एक पंक्ति में आपको आंसर लिखना है या तो 10 शब्द में आंसर लिखना होता है, और जो मार्क्स होता है वो होता है 3 मार्क्स। तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है जो कि 10 शब्दों में लिखना है या एक पंक्ति में लिखना है। इसमें हर एक यूनिट की बात की जाए तो पर यूनिट 3 क्वेश्चन आते हैं। इस तरह से अगर देखा जाए तो 5 यूनिट 3 = 5 × 15, तो 15 क्वेश्चन 15 आपके क्वेश्चन हो गए 5 यूनिट में, जिसमें आपके ओवरऑल मार्क्स कितने हो गए 45। तो ये समझ लीजिए कि सिर्फ आपको एक पंक्ति में लिखना है और आपको हर एक यूनिट में से आपको, अगर ये आपने समझ लीजिए 1 लाइन वाले क्वेश्चन ही सारे कर लिए तो आपके 45 मार्क्स कहीं नहीं जा रहे। इसी तरह लघु उत्तरीय की बात करते हैं तो लघु उत्तरीय में शब्द सीमा होती है 50। ये मान लीजिए कि 5 to 6 इसमें लाइन लिखनी होती है। इसमें भी जो नंबर है वो है 50 जो इसके वर्ड्स हैं वो हैं 50 वर्ड्स हैं। 5 to 6 आपकी पंक्तियां हैं, लाइन हैं, और नंबर कितने हैं 5। अब ये पूछे कितने जाते हैं, ये पूछे जाते हैं हर यूनिट में 2 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो इस तरह से 5 यूनिट में कितने क्वेश्चन हो गए, 5 यूनिट में आपके 10 क्वेश्चन हो गए। अगर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन बात करते हैं हम नंबर ऑफ मार्क्स की, तो इस तरह से बनते हैं अपने 5 क्वेश्चन 5 नंबर और 10 क्वेश्चन हो गए। तो 10 क्वेश्चन 10 × 5 = कितना हो गया 50। तो इस यूनिट से आपको जो लघु उत्तरीय क्वेश्चन है वो कितने बन रहे हैं 50। तो पर यूनिट आपके 2 क्वेश्चंस हैं और टोटल नंबर आप अगर 5 यूनिट के आप 10 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपके कितने मार्क्स हो जाएंगे 50।
इसी तरह हम दीर्घोत्तरी की बात करते हैं तो दीर्घोत्तरी में आपके 200 वर्ड्स पूछे गए हैं, 200 शब्द सीमा है जो कि 11 नंबर की है और हर एक यूनिट से आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि 11, तो इस तरह से कितना हो गया, 5 क्वेश्चन हो गए इसमें और ये 5 क्वेश्चन आपके कितने नंबर के हो गए, 11 नंबर की। तो इस तरह से आप देखिए तो 11 × 5 इक्वल टू कितना हो गया, 55। तो 55 मार्क्स आपके हो गए सिर्फ एक यूनिट के एक क्वेश्चन को अगर आपने सॉल्व किया है। तो इस तरह से अगर आपने 5 क्वेश्चन 5 यूनिट के सॉल्व करे तो आपके कितने क्वेश्चन नंबर हो गए, 55। तो ये समझ लीजिए कि आपने अति लघुत्तरी और दीर्घ लघुत्तरी ही कर लिया, तो आपके जो पेपर 1 है उसमें आपके 150 में से 100 मार्क्स कहीं नहीं जा रहे हैं और मेरिट बनने में इसमें फिर कोई नहीं आपको रोक सकता कि आप इसमें मेरिट बना लें। तो इस तरह से अगर आपने देखा कि प्रति यूनिट 30 मार्क्स दिए गए हैं, प्रति यूनिट 30 अंक दिए गए हैं और अगर आप पर यूनिट भी अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो 30 नंबर आपके इसमें कवर होते जाते हैं। तो इस तरह से अपन को कैसे तैयारी करनी है, आप हर एक लेक्चर को भी अच्छे से ध्यान से सुनेंगे ना तो आपके ये तैयारी समझ लीजिए कि आपके 150 में से 100 नंबर आपके कहीं नहीं जा रहे। इस वीडियो को भी हमने जो इंट्रो बनाया था आपने सुना होगा और अगर जिन्होंने नहीं वीडियो सुना है जो मैंने इंट्रो का वीडियो बनाया तो उसकी डिस्क्रिप्शन मैंने इसी वीडियो के लिंक में दे दी है, आप उस वीडियो को भी ध्यान से सुन लीजिए कि हमने उसको कैसे स्ट्रेटजी बनाई हुई है, कैसे हम उसकी तैयारी करेंगे, उस सबका हमने एक प्लान बनाया हुआ है। तो ये रहा हमारा आज का लेक्चर। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम अपनी नई क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं जो कि हड़प्पा सभ्यता से हम शुरू कर रहे हैं। और इस वीडियो से संबंधित आपको कहीं कोई डाउट है, आपको क्लास ज्वाइन करना है, क्लास से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं, दिए गए टेलीग्राम पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।